चलिए, तो मेरे हिसाब से कल तो हमारी क्लास हुई नहीं थी। बोलिए, कल हमारी क्लास तो हुई नहीं थी बेटा। प्रॉब्लम क्या किए थे? बल्ले बल्ले कि मौजा मौजा? एक मिनट बाद, एक मिनट। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे जरा बताओ उसको। हमने कल साइंस पढ़ा था हिंदी के पीरियड में। अच्छा, साइंस पढ़ा थे आप लोग हिंदी पीरियड में, मतलब एंजॉय नहीं किए, मतलब है? अच्छा, एंजॉय भी किए। जैसे एंजॉय में क्या किए जरा हम भी जाने। सबने मीटिंग पूछा, सबने हाथ बोला तो सर को हाथ सुनाई दे के भगवान की जय हाथ काहे बोल रहे हो। अच्छा, चलिए, यूटी को आप लोगों ने दे दिया अच्छे से। बोलिए। खुशी खुशी कुमारी 2 क्लास 8 में। मेरी आवाज आ रही बच्चा आपके पास? बेटा, आप जब भी अटेंडेंस दिया करो, चाहे कुछ भी लिखा करो, आप अपने आगे खुशी कुमारी 2 जरूर जो है लगा दिया करो। ओके? उससे क्या होगा कि हमको आपको मेंशन करने में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज पता चला आपने अटेंडेंस भी दिया और खुशी कुमारी 1 पे लग गया। आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया हुआ है? आपने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और एक बार आप मैथ्स के सर को रिमाइंड करा दीजिएगा कि सर आई एम खुशी कुमारी 2 एंड आई एम गिवन माय मैथ्स टेस्ट। क्योंकि और अगर हमारा क्योंकि अगर हमारा नंबर जो है मेंशन हो जाए खुशी कुमारी 1 में, तो इट मस्ट बी बेटर कि आप हेलो के बाद इन्फॉर्म कर दीजिए सर आई एम खुशी कुमारी 2, ठीक है। और जो पेपर आपने जो पेपर आपने भेजा होगा उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दीजिएगा कि मैंने इस नंबर पे भेजा है। ओके? हाँ। और किसी कोई दिक्कत? रुचि, दिव्या, स्वरित, के प्रभाकरण, पूनम, आरहान बेटा सुबह कहाँ थे? नहीं, क्लास में तो आप नहीं थे। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, टेलिंग, कॉलिंग, बट यू नॉट रिसीव, नॉट रिस्पॉन्ड। तो आई विल, इसलिए मैंने आपको अटेंडेंस एब्सेंट कर दिया। आज आप एब्सेंट मार्क है, आपको पता है कि नहीं आराम? आप देखिएगा, आप एब्सेंट मार्क है, क्योंकि मैंने आपको 20 बार बुलाया, कॉल किया, फिर उसके बाद जब रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने आपको एब्सेंट मार्क कर दिया। सर मैंने 88 को अटेंडेंस 8 पूछा है। बेटा, आप अटेंडेंस 7:45 to 8 के बीच में दिया करिए, ठीक है। चलिए, और डिस्कशन हम करते हैं अपने जो हमारा यूटी का पेपर हुआ था उस पेपर पे, ठीक है। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा ध्यान देंगे पेपर पे। पेपर तो यही है ना जो आपके सामने दिख रहा है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होगी। नो सर। ठीक, पेपर यही था जो मैंने आपको दिया था, आपके पास हो गया। नो सर। देखिए, क्लास 8 के कुछ बच्चों को आज भी पीडीएफ बनाने नहीं आता, ये बहुत शर्म की बात है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं उनको आगे आने वाले परीक्षाओं में करनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे? बोलिए। यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ओके? अब देखिए,
एक बार हम प्रश्नों पर ध्यान दे लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? खंड अ, यही तो है ना? खंड अ, खंड अ में क्या दिया गया था कि निम्न प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए एवं उनमें से सही विकल्प का चुनाव करें। अब देखिए खंड एक के प्रश्न क्या क्या थे कि ध्वनि कविता के कवि कौन है? ध्वनि कविता के कवि कौन है? कौन बताएगा? कोई एक बताए। एक मिनट जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आरव सिंह, आरव क्लास में है? हाँ बताओ, आरव बताओ तो। ध्वनि कविता का निराला, वेरी गुड। किस मौसम को ऋतुराज कहा जाता है? पूनम कुमारी बताइए। वसंत ऋतु को ना? देखिए आप लोग गलती कहाँ किए हैं, कुछ लोग वर्षा ऋतु को ऋतुराज कह दिए हैं। अच्छा आप ये बताइए, वर्षा ऋतु कभी ऋतुराज हो सकती है? जो ऋतुओं का राजा हो यार, उसी को तो ऋतुराज कहेंगे। वर्षा ऋतु में आप कीचड़ में चल रहे हैं और ऋतु का राजा है, आपको परेशानी दे रहा है, उसको आप राजा कह रहे हैं। पता लगा चल रहे हैं बरसात का पानी किसी बिल में भर गया, सांप निकल के आपके सामने खड़ा हो गया, वो ऋतु का राजा है बरसात ऋतु। बताइए। फिर आप चल रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं, ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पानी बरसने लगा, तो आपको दुख हुआ तो राजा से दुख होता है। अरहान, तो ऋतु का राजा कभी बरसात हो सकता है? अच्छा इसमें एक ऑप्शन है शीत, सर्दी। ठंडी में आप ठंडी को ऋतु का राजा कहेंगे कभी? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बहुत गर्मी लगती है ना सर्दी में। हाँ अच्छा चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बदलू की बेटी का क्या नाम था? अब बताओ, कुछ लोग इसको भी नहीं कर पाए हैं। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, रज्जू। कुछ लोग इसमें भी जानते हो क्या किए हैं? कलाकार एक से एक होते हैं ना दुनिया में, सविता लिखे हैं। अब बताओ ये हमने कब पढ़ा दिया? मैंने पढ़ाया था कभी सविता आप लोगों को? लेकिन वही बात है कि बुद्धिमानों को क्या कहा जाए, बुद्धिमानी उनके खून में बसी हुई है। वो सविता सविता गलत है, रज्जू सही होगा। ये गलत है, ये सही है, ये सही है। आगे देखिए, बदलू पेशे से क्या था? मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा कि जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मनिहार वो होता है जो चूड़ी बनाता है, जो चूड़ी बेचता है। आप लोगों ने गाना सुना होगा भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें एक गायिका है वो गाना गाती है कि मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। यस सर। कभी सुने हैं? यस सर। कभी ध्यान से अगर इस गाने को YouTube पे सर्च करेंगे तो ये गाना है, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मतलब मनिहार एक ऐसा पेशा है जिसमें चूड़ी बेचने का काम होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसी में आपको समझा देते हैं। कहते हैं कि बदलू पेशे से क्या था? स्वर्णकार। स्वर्णकार गलत है। स्वर्णकार जानते हो किसे कहते हैं? जो सोने का काम करता हो। हाँ एक मिनट, बनिहार, बनिहार भी गलत है। बनिहार जानते हो किसे कहते हैं? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं बनिहार किसे कहते हैं? ये भाई बात ना करो, पहले सब लोग माइक अपना बंद करो। आप लोग जानते हैं बनिहार किसे कहते हैं? मैं बता रहा हूँ। आप जब भारत के पूर्वी राज्यों में चलोगे, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ जो मजदूर वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, जो घरों पे मजदूरी करने के लिए आता है,
उसको बनिहार बोलते हैं। क्लास 6 9 जा रहा है कोई नहीं। क्लास 6 समझ गए? बनिहार का मतलब समझे? यस सर। अच्छा, इसी में अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपका क्या था? मनिहार। मनिहार सही है। मैंने वो गाना बताया ना आपको, उस गाने से अर्थ लगा लीजिए। अगला है घसियार। घसियार भी गलत है। घसियार जानते हैं क्या होता है? घास काटने हाँ, जो घास काटता हो। ठीक, चलिए अगला देखिए। प्रश्न नंबर 5 था हमारा, पैतृक शब्द का क्या अर्थ है? अब आप जब सुनिए, जब बदलू करते हो जब आप वो लाख, एक मिनट भाई, जब लाख की सुनिए ना, हाथ नीचे करो। जब लाख की चूड़ियां पढ़ रहे थे आप, तो उसमें था कि बदलू का मनिहारी या चूड़ी बेचना उसका पुश्तैनी पेशा था, याद है? मतलब उसके मैंने उसकी व्याख्या करते हुए मैंने आपको बताया था ये बात कि पुश्तैनी मतलब उसके पिता और उसके परदादा दादा सब यही काम करते थे, इसलिए उसको पुश्तैनी बोला गया, पैतृक बोला गया। खुशी कुमारी कहाँ देख रही हो बेटा? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। कॉपी देख रही थी मेरा कॉपी तुम लेकिन तुमको नहीं पता है कि 7th पीरियड में हिंदी का चलता है। नहीं सर, हिंदी का जो यूनिट टेस्ट है उसकी कॉपी देख रही थी। तो बाद में देख लेना, मैंने जो बताया उसको बाद में कर लेना, अभी करने की जरूरत थोड़ी है। ओके सर। ठीक, चलिए पेपर का डिस्कशन लेते हैं। तो पैतृक शब्द का क्या होगा? स्वयं तो कभी होगा ही नहीं, पुश्तैनी सही है। मेहमान और जाबाज, जाबाज जो लड़ाका हो, तो जाबाज तो होगा नहीं क्योंकि बदलू का लड़ाके तो थे नहीं, पहलवान तो थे नहीं कि थे। नो सर। ठीक, व्याकरण के कितने विभाग हैं? कौन कौन से जरा बताओ? 3 विभाग है। अच्छा 3 बताओ, कौन कौन से 3 है जरा बताओ? वर्ड विचार, शब्द विचार है इनका। सर 3 की 4 और वाक्य विचार 4 है भाई। व्याकरण के 4 विभाग हैं, आप लोग 3 क्यों बता रहे हैं? हाँ, वर्ड शब्द पद भूल जाओगे, जब शब्द वाक्यों में आने लगेगा तो पद ना हो जाएगा। अरे भाई, पहले पे वर्ड हो गया, सबसे छोटी इकाई होती है, वर्डों के मेल से शब्द बनता है, समझिए बात को। और ये जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद बनते हैं, तो पद विचार हो गया। और वाक्य, इसके बाद क्या होगा? वाक्य। ये ना विभाग नंबर 1 2 3 और ये 4, ये 4 विभाग हुए। यस सर। नहीं बेटा, आपकी किताब देखिए, किताब में 4 दिया बेटा। अरे दिया है, बिना दिए किताब से, प्रश्न किताब से बना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि न दिया हो। ये प्रश्न किताब से बना है, किसी पेपर से थोड़ी बना है, जाके और ज्यादा थोड़ी बना है। ठीक, समझ गए? तो ये गलत है आप लोगों का, ये सही है, इसमें से 4 सही है। आगे देखिए, कहते हैं कि निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की भाषा है? अब पूर्वी हिंदी की भाषा आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा 3 भाषाएं हैं पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में 3 हाँ, इसमें 3 भाषा ही है। कौन कौन सी है देखो? अवधी पहली भाषा है, अवधी। दूसरी है बघेली, और तीसरी कौन सी? छत्तीसगढ़ी। यस सर। अब इसी में से मिला लो कि इसमें से कौन ऑप्शन मिल रहा है? और बघेली मिल रहा है, बघेली मिल रहा है। तो इसका मतलब कि पूर्वी हिंदी की भाषा कौन सी हो जाएगी? बघेली। चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बेटा बात नहीं तो समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। यस अच्छा ठीक है, यस सर। आगे तो बड़ी अच्छी बात है।
ब्रज तो होगा नहीं, ब्रज पश्चिमी हिंदी की है, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है, मगही बिहारी हिंदी की है। तो आपका बच्चा कौन सा? बघेली। बघेली ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये सब प्रश्न जानते हो, आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में एक आध प्रश्न इसमें से आ सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि पेपर खत्म हो गया तो बस आपका मौज हो गया, आपने पेपर दे दिया, हम चेक कर दिया, पर नहीं, आपको चीजें आनी चाहिए। गलत क्यों हो रही है? इतना पढ़ाई आने के बाद भी चीजें गलत हुई, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं कि फारसी किस भाषा की लिपि का नाम है? तो इसको तो देखने से समझ जाओगे, उर्दू है। ये बिल्कुल करेक्ट, उर्दू सही है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? वेरी गुड, रोमन। चलो, और हिंदी की कौन सी है? और मराठी की कौन सी है? वेरी गुड, दोनों की लिपि देवनागरी है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चा? 4। कितनी है? कौन कौन से है? यर लवा। हाँ, वेरी गुड। कुछ लोग तो 5 भी लगाए हैं, सॉरी 6। कुछ लोग 6 लगा दिए हैं। 6 गलत है बच्चा, 4 ही होती है। क्या बता? हाँ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया था क्या? संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैंने 4 बताई थी, और परिभाषा में मैंने ये बताया रहा होगा कि जो व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से मिलते हैं, जैसे कुछ पहला था क्या? य, दूसरा स्र, तीसरा बेटा बात नहीं, कौन है जी? कि कौन यहाँ गायक बना है? कौन गायक बना है यहाँ? कौन गायक यहाँ बना है? अभी रिमूव कर देंगे, और जिंदगी भर के लिए आप लोगों को इस सेशन में कभी हम एबल नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे ही नहीं। जान लेना, जिसको मैं डिसेबल करूंगा उसको मैं अलाउ नहीं करने दूंगा। नाक रगड़ के रोते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। एकदम क्लियर सुन लो, कान खोल के। मैं अगर डिसेबल करूंगा तो चाहे पापा को लाए चाहे मम्मी को लाओ, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। पर्टिकुलर मेरी क्लास में तो मैं आपको आते ही डिसेबल करूंगा। बैठना है तो डिसिप्लिन से बैठिए, अदरवाइज जाइए। नम्रता प्रधान, आवाज आ रही है क्या? नम्रता प्रधान, नम्रता प्रधान, आवाज आ रही है? तो ये गाल पे हाथ रख के क्यों बैठी हो? कुछ सोच रही हो क्या? मैं कह रहा हूं कि आप अपने गाल पर हाथ रख के क्यों बैठी हैं? ऐसी कौन सी विपत्ति आ चुकी है आपके ऊपर कि आप सोचने को मजबूर हैं इतना? पढ़ाई के दौरान कभी गाल पे हाथ, हाँ, पढ़ाई के दौरान कभी गाल पे हाथ नहीं रखा जाता, ठीक है? आगे से याद रखिएगा, मेरी क्लास में मत बैठिएगा। मेरी क्या, किसी क्लास में बैठिएगा। मेरी क्या कोई वीआईपी क्लास थोड़ी कि नहीं बैठेगी, किसी क्लास में नहीं बैठना है। हाँ, और एकदम अनुशासन से, बिना बात किए बैठना है क्लास में। सुन ले किसी को अनुशासन दिखा दे तो मैं उसको डिसेबल कर दूंगा या तो करवा दूंगा, दोनों काम कर सकता हूं। चलो पेपर देखो। हाँ, हम बात कर रहे थे 6 किन वर्णों से मिलकर बना है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और इसमें एक था 6। आपको क्या पता है किससे किससे मिलकर बना है?
ज और य से, हाँ, स्र बना है स और र से, त्र बना है त और र से, छ बना है क और स से। ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, कुछ लोग ये ऑप्शन दिए हैं क और श, कुछ लोग क और स दंत स दिए हैं, गलत है। कुछ लोग क और श दिए हैं, ये तालु वाला श है, लेकिन आपको हकीकत में मूर्धन्य स करना है, क और मूर्धन्य स। ठीक, देखिए कितना प्रश्न कितना आसान था, प्रश्न पत्र कितना आसान था, लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ गलती किए हैं। आप लोग की जो बड़ी बड़ी गलतियां उसमें बताता हूं कहाँ गलती की आप लोग। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, जरा हमको ये बताइए। अच्छा, इसमें कौन सा पूछा था? इसके ऊपर कौन सा था? फारसी भाषा की लिपि, याद है? अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है रोमन लिपि। कुछ लोग यहाँ लिखे हैं अंग्रेजी। यहाँ पूछा क्या गया है कि रोमन लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है। तो जो स्थिति देवनागरी की है, समझिए बात को, जो स्थिति देवनागरी की है बच्चा, वही स्थिति रोमन लिपि की भी है। अरे देवनागरी देखो हम लिखते हैं ना, मान लो अपना नाम लिख रहे हैं और देखो दिखाई दे रहा है ना, ये देवनागरी लिपि तो लिख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि है। अब रोमन लिपि देखो, जिधर जाएंगे वही हो जाएगा। ये देवनागरी लिपि है, ये रोमन लिपि है। बोलिए ये कौन सा है? बायां है, ये दायां है, बाएं से दाएं चलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी में यहाँ तक? किसी को नहीं? आप लोग यहाँ छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। अगर आपको कोई लिपि न समझ में आए उसको लिख के देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था उर्दू लिखना हो तो उर्दू किधर से लिखेंगे? दाएं से बाएं। उर्दू उल्टी लिखी जाती है। हाँ, उर्दू उल्टा लिखा जाता है ना, क्योंकि फारसी भाषा, क्योंकि फारसी लिपि है, उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। ठीक, यह हो जाएगा देवनागरी। उसके बाद देखिए रोमन लिपि बाएं से दाएं। जब नोट कर लो, आपको होमवर्क कॉपी में इसको करना पड़ेगा। आपका ये पेपर को फिर से आप होमवर्क कॉपी में करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ सही उत्तर क्या है, हर चीज का मैं सही उत्तर बता रहा हूँ। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है जरा आपको बता दीजिए। दीर्घ स्वर पहले जोड़िए तो 7। वेरी गुड। कौन कौन से होंगे? देखो, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। 4 और 3 7 होंगे। कितने होंगे? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी बच्चा? 7 होगी। कहते ओ और औ, ओ और औ कैसे बोले जाते हैं? उच्चारण स्थान से प्रश्न है। नहीं बेटा, कंठ के साथ तो हाँ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ लिख दो, जगह नहीं है यहाँ। और ओष्ठ दोनों कंठोष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं ये। ठीक, उसके बाद प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग लिखे सूरज। सूरज सही है, हाँ सूरज। तो प्रातः काल सवेरा एक ही चीज तो है। अरे भाई, प्रातः काल और सवेरा एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? आपको ये बताइए। फिर तो यहां लिख लीजिएगा प्रातः काल। प्रत्युष काल होता है प्रातः काल। आप लोग गूगल से लिखे हैं सूर्य, लेकिन इस कविता में सूर्य का थोड़ी अर्थ होगा, कविता में सवेरे का ही अर्थ होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान। कुछ लोग बॉक्स बना दिए सही की जगह पे,
वो तो और बेवकूफ आदमी है। चलिए बताइए, रज्जू पतलू काका की नाती थी क्या? क्या थी बताइए, क्या थी ये बताइए। बेटी थी, ये गलत होगा। वेरी गुड, हाँ यहाँ बेटी होगा। वेरी गुड। चलिए, कहते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 41। प्रश्न देखिए ध्यान से, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 41। प्रश्न ध्यान से देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा घुमा के है। घुमाने का मतलब कि प्रश्न थोड़ा सा आपको उलझने पैदा करने वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी बच्चा? बताइए। हाँ 52, क्योंकि 41 व्यंजन है और 11 स्वर है, कुल मिला के 52। तो ये गलत होगा। ठीक, ये व्यंजन होते हैं और ये स्वर होते हैं। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि हिंदी में, तो स्वर और व्यंजन हिंदी के एक भाग है। क्लियर? हाँ चलिए, अगला है कि लेखक बदलू काका को मामा कहता था। क्या कहता था? मामा कहता था कि मामी? क्या कहता था? काका कहता था कि मामी कहता था? हाँ? काका कहता था कि आदित्य क्या कहता था? मामी कहता था कि काका कहता था? काका कहता था क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे वो बदलू काका कहते थे, लेखक को सिर्फ काका कहता था। अच्छा, मामी यही कहता था। चलो ठीक है, कम से कम इतना तुम लोग तो कंफ्यूज नहीं हो ना। चलिए, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। हाँ, बसंत ऋतु सुहावनी नहीं होती, ये बात सही है कि गलत? क्यों? सुहावनी होती है क्या? अच्छा, होती है। चलिए, इसको भी गलत कर देते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, अब जरा बता दीजिए कौन कौन से होते हैं बच्चा? लिखित और मौखिक। अच्छा बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चा। कहते हैं कि निम्न प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर कम से कम, बड़ा बात नहीं, कहते हैं कि निम्न प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर कम से कम 50 शब्दों में लिखिए। तो 50 तो आप लोग लिख नहीं पाए हैं, लेकिन 30 से 40 जिसने लिखा है उसको मैंने मान लिया। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? अच्छा ये बताइए, वस्तु विनिमय, एक मिनट बात नहीं, वस्तु विनिमय किसको नहीं समझ में आता, जरा हमको ये बताइए। वस्तु विनिमय कौन बताएगा? मैं बताऊं आदित्य? हाँ एक मिनट बताइए। हाँ सुमित बताओ। वस्तु विनिमय यह पद्धति है हाँ, जिसमें एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु दी जा सकती है और पुराने समय में शक्ति नहीं है। सुनो मेरी बात। एक वस्तु लेकर के दूसरी वस्तु देना, ये ली नहीं जा। आदित्य हाथ नीचे करो, मैं समझ रहा हूँ, हाथ नीचे करो आदित्य। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्रदान कराना यही वस्तु विनिमय है। जैसे मैंने आपको जब ये पाठ पढ़ा रहा था बदलू काका, तो मैंने आपको एक बताया था कि गांव में पहले क्या होता था कि जब कोई फेरी वाला आता था, जैसे कोई आइसक्रीम वगैरह बेचने आता था, तो जो ग्रामवासी होते थे, जो ग्रामीण लोग होते थे, वो उसके बदले में उसको कुछ अनाज वगैरह दे करके उसके बदले में अपने उपयोग की वस्तु खरीद लेते थे। आज भी ये प्रचलन है गांव में, आज भी ये प्रचलन है अभी, लेकिन चूंकि इसका उपयोग
व्यापक पैमाने पर बड़े स्तर पे नहीं होता, इसलिए इस परंपरा, इस पद्धति को हम लोग समाप्त मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वस्तु विनिमय की प्रक्रिया आज भी प्रचलित है। गांव में होता है, लोग गेहूं के बदले देकर के चावल ले लेते हैं, चावल देकर के गेहूं ले लेते हैं, होता है कि नहीं? जैसे देखो, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ चावल देखे आप लोग, चावल मूल रूप में आने से पहले धान के रूप में होता है। धान देखे आप लोग, धान। तो जब हम लोग धान से चावल बनाते हैं तो जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, भूसी, उसको हम लोग देते हैं दूसरे को, उसके बदले में उससे हम चावल ले लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु विनिमय का एक प्रकार है, वस्तु विनिमय का एक उदाहरण है। समझे कि नहीं आप लोग, ये बताइए पहले। यस सर। चलिए, और किसी प्रश्न, और बताइए किसी प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, उस व्यंजन की परिभाषा, उस व्यंजन कितने होते हैं आपको याद है? स, श और ह, ये चारों उस व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, जो प्राणवायु निकलती है, कुछ गर्माहट लिए निकलती है। ठीक, उपभाषा और बोली के अंतर, जब साहित्य की रचना होने लगे तो उपभाषा हो जाएगी। याद है अवधि और ब्रज, अवधि में रामचरितमानस पढ़ाए थे, याद है कि भूल गए सब? जितना मैंने भी बताया है आप लोगों को, अपने होमवर्क की कॉपी में इसको किए रहिएगा। ठीक, क्योंकि जब आपसे कॉपी मांगेंगे हम देखने के लिए और ये नहीं रहेगा तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। पाठ्य पुस्तक से 10 लाइन की कविता लिखिए। अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन में आया है अभी अभी तो मृदुल बसंत। 10 लाइन की तो कविता थी ये, बताइए। यस सर। यस सर। अल्प प्राण महाप्राण व्यंजनों में उदाहरण अंतर बताइए। अल्प प्राण, जिसको उच्चारण करने में हमारे मुंह से कम हवा निकले, प्राणवायु कम मात्रा में निकले, अल्प प्राण। महाप्राण, प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। जैसे ख और भ महाप्राण, क ग अंग अल्प प्राण। याद है? बोलो, बोलिए भाई। यस सर। अगला प्रश्न देखिए, भाषा और व्याकरण की परिभाषा लिखिए। आरव से, चलो तुम बताओ, तुम सो रहे हो क्या? आरव चलेगा क्या भाई? आरव, आरव नहीं, अभी तो था मैं। सर दिख रहे हैं, लेकिन मैंने भी इनको कॉल किया था कि आप पढ़िए, लेकिन ऑन करके चले गए। के प्रभाकरण, के प्रभाकरण, के प्रभाकरण, के प्रभाकरण। अभी भाजी भाग गया क्या ये भी? भाषा की परिभाषा बताओ। भाषा की परिभाषा बताइए बच्चा। भाषा की परिभाषा बताइए। पूनम बताओ, पूनम, पूनम।
बताओ। सर, ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोल करके लिखकर प्रकट कर सकते हैं। ठीक। प्रभाकरण, प्रभाकरण, सुमित चंद्र प्रधान, यस सर। बेटा आप व्याकरण की परिभाषा बताइए। तो व्याकरण की परिभाषा बताइए।